नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 24 की खबर में कई खबरें ऐसी हैं जो इतिहास जरूर बनाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इन खबरों की चर्चा बहुत होने वाली, खासकर साल 2024 में जब आम चुनाव होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24 की आज की ऐतिहासिक बुलेटिन। नए संसद भवन के लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं इस नए संसद भवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे उन्होंने बोलते हुए ये भी कहा कि अवसर कई मायनों में बहुत अभूतपूर्व है, बहुत खास है, आजादी के अमृतकाल की सुबह है। ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कही जब वो नई संसद में बोल रहे थे। दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम सभी आज यहां पर एक साथ ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में भारत की संसद की समृद्ध विरासत का अहम हिस्सा बनने के बाद जश्न मनाने के लिए नई संसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं। इसी सेंट्रल हॉल में कई इतिहास बने हैं। The India's independence during his speech, the Pandit Nehruji inter alia stated, which I quote, long years ago we have made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन की बात करें तो कार्यवाही नई संसद में शुरू हुई। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से बातें कही और कहा कि आज का दिन यादगार भी है और ऐतिहासिक भी है। सुन बातें। आज का ये दिवस यादगार भी है, ऐतिहासिक भी है। इससे पहले मुझे लोकसभा में भी अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिला था। अब राज्यसभा में भी आज आपने मुझे अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प को दोहराने, संकल्पबद्ध होने और साथ ही उसको परिपूर्ण करने के लिए भी जो भी काम कर रहे हैं वो जी जान से करने में जुटे हुए हैं और इस इरादे से नए भवन की तरफ हमने प्रस्थान किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये भवन और उसमें भी जब ये सेंट्रल हॉल की बात होती है तो हमारी भावनाएं अपने आप में बहुत भरी हुई होती है। भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य। अब बात 24 की खबर से जो जुड़ी हुई खबर है वो है 2024 के आम चुनाव से। आने वाले वक्त में बेशक बीजेपी और एनडीए इस दिन को यादगार बनाते हुए महिला आरक्षण बिल का जिक्र करे, लेकिन आज एक और तस्वीर सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में संसद भवन के नजदीकी या यूं कहें कि नए जो भवन की बात हो रही है उसके ठीक बाहर कांग्रेस के सांसद इकट्ठा होकर एक साथ दिखाई दी।
और इस दौरान राहुल गांधी के अलावा अधीर रंजन चौधरी भी नजर आए। अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने हाथ में संविधान की एक प्रति ली और साथ ही नए भवन के प्रवेश द्वार से ठीक पहले उन्होंने अपने सांसदों के साथ मिलकर एक तरह से अपनी बात को दोहराते हुए कई बातें और कहते हुए नजर आए। हालांकि मीडिया से मुखातिब तो नहीं हुए, लेकिन संविधान की किताब को हाथ में लेते हुए एक बड़ा संदेश जरूर देते हुए नजर आए। मोदी सरकार पर निशाना साधने से चूकते नहीं है कांग्रेस के सांसद और आज भी नए संसद भवन के दौरान। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर में एक कदम आगे बढ़कर अगली खबर की बात हम करते हैं। नए संसद भवन की जो लोकसभा है उसमें एक ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिला। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जो ऐलान किया वो बहुत बड़ा ऐलान है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी सत्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से जानकारी कानून मंत्री ने दी है। ये जानकारी सुनाना बहुत जरूरी है। साल 2024 का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा रहा है। बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल है। हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इसमें है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर अब संसद में सवाल भी उठाए गए। साथ ही राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कह दिया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बेहद कम है और यही कारण है कि अब राजनीतिक दल भी कमजोर महिलाओं का चुनने का जो एक नजरिया है उससे के मुताबिक वो काम करते हैं और उनको चुनने की आदत सी हो गई है। इस पर उन्होंने विस्तार से जो बात कही है उसके बाद प्रतिक्रियाएं और भी सामने आई, लेकिन फिलहाल आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबानी उनकी बातें। चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने की वजह से और सभी पॉलिटिकल। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और कहा कि हम विपक्ष के नेता का सम्मान तो करते हैं, लेकिन ये अस्वीकार्य है कि आप कह रहे हैं कि व्यापक तौर पर आप बयान दे रहे हैं कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं कि कमजोर महिलाओं को आगे करती हैं। ऐसा नहीं है। Sir, I'm sorry. I respect the. Excuse me. प्लीज Sir, we respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We've all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान सामने। उन्होंने कहा कि सालों से महिलाओं के प्रति सम्मान हमने दिखाया है। राजनीतिक संघर्ष की लड़ाई महिलाओं ने लड़ी है और अब इसे अपना संकल्प बनाकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धि तक लेकर आए हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि नव भवन में नव संकल्प के साथ गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आभार और अभिनंदन। वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को अपना संकल्प बनाकर वो सिद्धि तक ले जाने वाले हैं। आज नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और इस जय घोष को पूरे विश्व ने G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में स्वीकारा, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव। महिला आरक्षण बिल पर पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार को 10 साल होने को है। अगर उन्होंने ये कदम पहले उठाया होता तो शायद 2024 में ऐसा होता कि वो महिलाएं भाग लेती जिनको इस आरक्षण का फायदा होने वाला होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, ये एक बेहतर कदम है आने वाले वक्त के लिए। उन्होंने ये बात कही। एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी जब उन्होंने पंचायत में 33% रिजर्वेशन शुरुआत की थी। और मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है पूरे मुल्क। महिला आरक्षण बिल पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की। सबसे पहले उन्होंने देश की सभी महिलाओं को बधाई भी दी और आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। इसमें समय बहुत लगा, लेकिन आखिरकार महिलाओं को उनका अधिकार मिले जा रहा है। सबसे पहले देश की तमाम महिलाओं को बधाई देता हूं। लंबे समय से हम लोग इसकी उम्मीद लगाकर रखे हुए थे कि महिलाओं का अधिकार कब इस संसद में पारित होगा। लंबा समय लगा, पर यह विश्वास भी हमारे आज के प्रधानमंत्री पर ही था। जितनी बार सदन के पटल में मैंने पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखा, जब मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे, हर बार हम लोगों ने विमेन रिजर्वेशन बिल का हम लोगों ने जिक्र किया। और मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, परंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर लगातार चर्चाएं अब जोरों पर है। कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, लेकिन साथ ही अपनी ओर से मुखर होकर राजनीतिक तौर पर भी कुछ भी बयान वो देते रहती है। सवाल कोई भी हो, जवाब सीधा और सटीक रहता है। ऐसे में संसद में कई अभिनेत्री आई, उन्होंने अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की है और महिला आरक्षण बिल पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी ओर से जानकारी दी और खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत विचार है और ये सब कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार और महिलाओं के उत्थान के प्रति उनकी विचारशीलता को दर्शाता है और इसलिए ये स्वागत योग्य बड़ा कदम है सरकार का। कंगना रनौत ने स्वागत किया है, अभिनेत्री ने भी वंदन। महिला आरक्षण बिल पर अभिनेत्री और साथ ही मशहूर कलाकार सपना चौधरी ने भी ये अपनी ओर से बात की कि अभी तो ये एक पहल है और इस पहल का स्वागत करना चाहिए। आगे बहुत सारे बिल भी आने वाले हैं, बहुत सारे बिल पास होने वाले हैं। महिलाओं को इतना समर्थन देने के लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र उन्होंने भी किया और उनका भी धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ। ये बात सपना चौधरी ने अपनी बातों में कही है। कई अभिनेत्रियां यहाँ पर इस बिल का स्वागत करती नजर आई। और साथ साथ विमेन रिजर्वेशन बिल भी आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। क्या भविष्य में सपना चौधरी भी राजनीति में आएंगी इस बिल के बाद? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि संघीय ढांचे ने दुनिया के सामने भारत की ताकत पेश की है और दुनिया प्रभावित भी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई थी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किया और यह भी कहा कि ये सब कुछ करके दिखाया, आतिथ्य सत्कार हुआ और दुनिया इससे प्रभावित हुई है और यही हमारे संघीय ढांचे का बड़ी ताकत का प्रमाण है। को पेश किया है जिससे दुनिया प्रभावित हुई है। भारत की विविधता, भारत के इतने राजनीतिक दल, भारत में इतने मीडिया हाउसेस, भारत के इतना रहन सहन, बोलियां, ये सारी चीजें G20 समिट में, राज्यों में जो समिट हुई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत देर से आए, लेकिन उसके पहले देश के 60 शहरों में 220 से ज्यादा समिट होना और हर राज्य ने बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ विश्व। अब बात करते हैं अशोक टावर की। कांग्रेस विधायक मामन खान से जुड़ी बड़ी खबर फिर से सामने आई और जिस तरह से कोर्ट में पेश हुई उसके बाद लग रहा था कि शायद पुलिस फिर से रिमांड मांगा भी गया होगा, लेकिन दलीलें दोनों तरफ से पेश की गई हैं और जुडिशियल कस्टडी में मामन खान को भेजा गया। तस्वीरें भी सामने आई आपके सामने। दरअसल मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया। इससे पहले 2 बार रिमांड मांगा गया था, 2 बार रिमांड मिला भी है, सवाल जवाब भी हुए हैं। सीजेएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेशी हुई थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मामन खान को भेज दिया गया। रही बात 15 से 17 तक का रिमांड, उसमें एक एफआईआर को और लेकर आए एडिशनल 137 को। 137 में चूंकि इससे पहले हमने मोबाइल दे दिया था, मोबाइल इन्होंने देख लिया, मोबाइल में ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अब 17 से 19 तक के लिए भी कोई एडिशनल कुछ होकर नहीं आया, ना कोई धारा लटकाई, ना कोई डेवलपमेंट हुई। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको अलग से क्या नाम है जुडिशियल कस्टडी भेज दी। 14 दिन के लिए 30 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन भी हुआ है, ये असाधारण बात है और साथ ही यह आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव प्राप्त करने जैसी एक अनूठी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और इंडिया गठबंधन की छतरी के तले सब एकजुट होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी छतरी में महत्वाकांक्षा के छींटे गठबंधन की एकता को भिगो देते हैं। फरीदाबाद पहुंचे अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्तर पर बात कुछ हो रहा है, राज्य स्तर पर कुछ और है। ऐसे में अशोक तंवर से जो सीटों का गठबंधन, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर भी सवाल पूछा गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 10 की 10 सीटें हम चुनाव लड़कर जीतने के लिए और अग्रसर हैं। अशोक तंवर ने भी कह दिया और ये संकेत दे दिया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया का गठबंधन पे हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो देश बचाना चाहता है, प्रदेश बचाना चाहता है, समाज की लड़ाई लड़ता है और इस देश के 140 करोड़ लोगों के। और कांग्रेस को जमकर घेरने के बाद अशोक तंवर ने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी तैयार है, अगर उधर से जवाब मिला तो इधर से भी पलटवार किया जाएगा। मामन खान का जिक्र हम कर चुके हैं और मामन खान को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के विधायक मामन खान को लेकर कई बातें कही। उनको लगता है कि मामन खान का नो इंसाफ से कोई नाता नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार पर ही उन्होंने निशाना साध दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल पहले भी उठाए थे, एक बार फिर से उठा दिए गए और सीधे सीधे हरियाणा सरकार पर
जुबानी प्रहार करते हुए ये भी कहा कि जिम्मेदार है तो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार को देखना चाहिए था, नाइंसाफ नहीं होती अगर इंतजाम पूरे होते। क्या कहा आफ्ताब अहमद ने, आइए सुनवाते हैं। विधायक को इस मामले में अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपने उसके करने के लिए नाजायज तरीके से उसका नाम लेके उसमें करने का, और आज जो पुलिस रिमांड पूरा हो गया, कोई सबूत आज के दिन हम आपके सामने करें हमारे विधायक के खिलाफ ये नहीं जुटा पाए हैं। ये निरंतर बिल्कुल झूठा जो है मुकदमा उनके ऊपर अंकित किया गया। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने नारनौल के पंचायत भवन में यहां पर जन परिवेदनाएं सुनी, कई समस्याओं को रखा गया, कई समस्याओं का निपटारा किया गया, लेकिन साथ ही अपने विभाग को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही। आने वाले वक्त में रिपोर्ट कार्ड तो उनको भी जनता के सामने रखना है। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने अपने जेल विभाग को लेकर भी बात की। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने सीधे सीधे कहा कि हम एक उदाहरण के तौर पर सबके सामने आ चुके हैं। कई नेताओं ने तारीफ की है हरियाणा के जेलों की। वो देखते हैं कि जब कैदी आता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, उसे खाना कैसा दिया जाता है, उसे टेलीफोन फैसिलिटी क्या मिलती है, कैंटीन से क्या रिश्ता है, और जब पैरोल मिलती है तो उसको लटकाया जाता है कि तो कर दिया जाता है। ये सब वो देखते हैं, हर कैदी से मिलते हैं। जब जाने लगे तो हमने रजिस्टर रख दिया, जो हमारे डीजीपी थे और जेल सुप्रीडेंट थे, कि सर आपके कमेंट चाहिए। उसमें सब पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, केजरीवाल जी के पार्टी के थे, मुलायम सिंह की पार्टी के भी थे। जातिवार उन्होंने रिकॉर्ड पे लिखा है। हिमाचल प्रदेश में भी राजनीति खूब गरमाई हुई है। साल 2024 से पहले लग रहा है कि सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। अब मुद्दे भी अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने पावर पॉलिसी में हिमाचल के हित बेचे हैं, हमने ऊर्जा नीति में बदलाव किया और प्रदेश के हित फिर से सुरक्षित किए। तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कहां पीछे रहने वाले थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पलटवार किया। ऊर्जा नीति को लेकर उन्होंने जवाब दिया। सियासत काफी गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन्हें भारत सरकार के उपक्रमों को दिए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही बड़ा निशाना साध दिया और यह भी कह दिया कि जो ये मौजूदा कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, ये सरकार महाठग सरकारों में गिनी जाएगी। और पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बदले की भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, ये भाजपा ने किया इसको बंद करो, ये भाजपा ने किया इसको रद्द करो, और ये क्रम अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे बदले की भावना से काम किए हैं, चाहे वो बेरोजगारों के साथ उन्होंने वादा किया है, जिसको ये बोल रहे थे, शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कल मुख्यमंत्री। आपदा को लेकर भी सियासत हिमाचल प्रदेश में खूब गरमाई हुई है। प्रतिभा सिंह कोशिश कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान से कहलवाई दें कि अब राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें हिमाचल प्रदेश को लेकर। ऐसे में हिमाचल के मंडी से कांग्रेस की जो सांसद प्रतिभा सिंह है वो दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा, मुलाकात का समय मिला और अपनी बातों को सामने भी रखा। चर्चा का विषय तो हमें जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई है वो उसी विषय को लेकर मैं उनके पास गई थी, और मैंने उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे समय दिया, आपने मेरी बात सुनने के लिए आप राजी हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैंने सारी स्थिति से उनको अवगत कराया कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 450 लोग मर गए हैं, इतने लोग बेघर हो गए हैं, इतने लोगों मिसिंग है, और वो सारे आंकड़े मैंने उनके सामने रखे कि सर इतनी बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। ये पहली बार हुआ है कि पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश हिल गया है, सारी धरती वहाँ की हिल गई। 24 की खबरों में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।